हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक माने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके जो फ्रेंड्स है सैमुअल टेलर कॉलिंस, दोनों मिलकर के रोमांटिक एज की शुरुआत किया था। रोमांटिक एज अंग्रेजी साहित्य में एक बिल्कुल ही नए किस्म का एज, एक नए किस्म का युग माना जाता है। इससे पहले का जो समय था वो क्या कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में वो शब्दों का जो बम्बार्डमेंट या फिर बहुत विद्वतापूर्ण लेखन के लिए जाना जाता था। लेकिन वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो साहित्य लेखन होना चाहिए वो सिंपल शब्दों में और ऐसे ढंग से लिखा जाना चाहिए जिसको कि एक सामान्य आदमी पढ़े, न कि उस तरह का लेखन होना चाहिए कि जिसके अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही प्रयास और प्रयत्न की आवश्यकता हो। ये कहा करते थे, अक्सर डिफाइन करते हुए इन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ये सिंपल वर्ड्स पर जोर देते थे, सिंपल स्टाइल पर जोर देते थे, है ना। और कॉमन पीपल के लिए मानते थे कि साहित्यिक रचना जो होनी चाहिए वो फॉर द कॉमन पीपल होना चाहिए। उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह जो कविता है आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जिसको हम दूसरे नाम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस कविता को लाइन बाय लाइन हम पढ़ें, थोड़ा इसके पहले का जो बैकग्राउंड है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सी घटना थी जो कि इस कविता को लिखने के लिए प्रेरित की, उसको हम थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, 15 अप्रैल 1802 का समय था, वो दिन था जब वो अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ घूमने निकले थे। और तो ये 15 अप्रैल 1802 का जो दिन था जिस दिन वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ घूमने निकले थे। और वो आप जानते ही हैं कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। लेक अर्थात तो उस डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है कि लगभग 5 के आसपास वो लेक्स हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा ही होंगी। तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे, तो वो घूमने निकले थे। और वो क्या-क्या देखे, डैफोडिल्स को देखे, कैसा फील किए, कैसा महसूस किए, वही जो चीज़ है आगे उनको 1804 में क्या करती है, उनको मोटिवेट करती है। 1804 में ये कविता लिख देते हैं जिसका नाम है आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, 1804 में लिख देते हैं, लेकिन प्रकाशित कब होती है यह कविता? यह कविता प्रकाशित होती है जाकर के 1807 में। और यही नहीं, 1815 में यह जो 1807 की प्रकाशित कविता है उसको वो क्या करते हैं, रिवाइज भी करते हैं, संशोधन भी करते हैं। और मानी जाती है, यह कविता मानी जाती है कि वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ रोमांटिक एज। मानी जाती है कि रोमांटिक एज की जो कविताएं हैं जो कि प्रतिनिधित्व करती हैं, उन प्रतिनिधि कविताओं में एक इस कविता को मानी जाती है। यह कविता यद्यपि डैफोडिल्स, जैसा कि इसका सेकेंड नेम जो है वो डैफोडिल्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यह कविता केवल डैफोडिल्स के बारे में है। यह कविता सचमुच देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ के प्रकृति प्रेम के बारे में है। वर्ड्सवर्थ प्रकृति को कैसा मानते थे, कैसा समझते थे, उसके बारे में है। वर्ड्सवर्थ अक्सर कहा करते थे कि नेचर इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर मी। ही यूज्ड से आई नेवर फील अलोन व्हेन आई एम अलोन। वो कहते थे कि मैं जब अकेला रहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहता हूँ, प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो मेरे साथ रहती है। और वो क्या कहते थे, नेचर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर मी। ठीक है, तो आइए इस कविता को हम वन बाय वन देखते हैं। आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। कवि कह रहा है कि आई वांडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं बिल्कुल बादलों की भांति
अकेला मैं वांडर कर रहा था। देखिए वांडर का मतलब होता है कि निरुद्देश्य घूमना, एक होता है कि वॉक करना, घूमना फिरना, लेकिन एक वांडर होता है, वांडर मतलब कि निरुद्देश्य कहीं घूमने निकल जाना। तो कवि कह रहा है कि मैं निरुद्देश्य अकेले में घूम रहा था, बिल्कुल कैसा, जैसे कि बादल घूमते रहते हैं मस्ती में। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मैं उन बादलों की तरह मैं वांडर कर रहा था, घूम रहा था। किन किन बादलों की तरह? वे बादल जो कि फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो घाटी है, जो पहाड़ी है, उसके ऊपर जो बादल मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उन बादलों की तरह मैं भी घूम रहा था। कि अचानक क्या हुआ? व्हेन ऑल एट वंस, कि तभी क्या हुआ? अचानक। ऑल एट वंस मतलब अचानक। आई सॉ अ क्राउड, मुझे एक भीड़ दिखाई पड़ी। किस चीज की भीड़ दिखाई पड़ी? आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मुझे किस चीज की भीड़ दिखाई पड़ी? मुझे गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़ दिखाई पड़ी। ये डैफोडिल्स क्या होते हैं? डैफोडिल्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आकर्षक फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, है ना। ये सुनहरे कलर के, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। जब कभी बिल्कुल बादलों की तरह, देखिए बादलों की तरह यहाँ कहने का मतलब है कि बहुत ही मतलब विदाउट एनी टेंशन, अकेले और ऐसे घूम रहे थे। इसके बाद है बिसाइड द लेक, वो कहाँ डैफोडिल्स दिखाई पड़े? बिसाइड द लेक, वो लेक के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, झील के बगल में, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज जो होती है, मधुर हवा जो चलती है, वो ब्रीज कही जाती है। तो उस मधुर हवा में वो जो क्या कहते हैं, डैफोडिल्स थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, वो झूम रहे थे, हिल रहे थे, डूल रहे थे, झूम रहे थे, है ना। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं मिल्की वे में, आकाश गंगा में ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, और वो सतत रहते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार वो दिखाई पड़ते हैं, जिस प्रकार से तारे आसमान में, उस तरह से डैफोडिल्स भी एकदम नन, क्या कहेंगे, अनएंडिंग, जो न खत्म होने वाली संख्या में वो दिखाई पड़ रहे थे। दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, माने इतनी संख्या थी, जहां तक नजर जा रही थी वहां डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स दिखाई पड़ रहे थे। along द मार्जिन ऑफ द बे, वो जो बे था, जो खाड़ी थी, उसके मार्जिन, उसके किनारे किनारे, जो बे था, बे के किनारे किनारे वो लगे हुए थे। और तभी कभी कह रहा है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, और मैं एक झलक में दसियों हजार डैफोडिल्स में देख लिया। देखिए यहाँ 10,000 क्या है? 10,000 का मतलब ऐसा नहीं कि कभी उसको काउंट किया गिना, बल्कि उसका कहने का अभिप्राय यही है कि बहुत ज्यादा संख्या में देखा, है ना। इसको हम अगर यहाँ लिटरेरी डिवाइस की चर्चा करेंगे तो यहाँ हाइपर बोल है। क्या है? हाइपर बोल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? हाइपर बोल हुआ है। और यहाँ देख लिया जाए, थोड़ा लिटरेरी डिवाइस की बात मैं कर रहा हूं, तो आई वांडर लॉनली एज अ क्लाउड, कभी किस तरह से घूम रहा है? एज ए क्लाउड। तो जहां एज आ जाए, लाइक आ जाए, तो वहां क्या होता है? वहां सिमिली होता है। तो यहाँ सिमिली है, यहाँ हाइपरबोल और वही नहीं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है ना। आगे आएगा, कह रहा है ना कि डैफोडिल्स जो थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, डैफोडिल्स झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो लग रहा है कि झूमना नाचना तो आदमी करता है ना। तो यहाँ क्या हो गया? डैफोडिल्स का यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी कर दिया गया है, अर्थात मानवीकरण भी कर दिया गया है। ये अभी 3 लिटरेरी डिवाइस हम देखे, ठीक है, आगे देखेंगे। तो कभी कह रहा है कि मैं 10,000 एक ही झलक में मैंने देख लिया, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि खूब स्प्राइटली डांस माने बहुत ही आनंद
से भरे डांस में वो क्या कर रहे थे, अपने सर उठा रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो कभी यहाँ इन दो स्टांजाज में हम देख रहे हैं कि कभी सबसे पहले बता रहा है कि मैं अकेले घूम रहा था बादलों की तरह, जो वे बादल जो कि ओवर वेल्स एंड हिल्स वो मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कभी को अचानक दिखाई पड़ता है एक भीड़। वो भीड़ किसकी थी? तो वो गोल्डन डैफोडिल्स की भीड़ थी। पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव में कि डैफोडिल्स का कलर क्या था, रेड, पिंक वगैरह। तो कैसा था? गोल्डन डैफोडिल्स था, ठीक ना। और वो कहाँ थे? तो याद रखिए, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, लेक के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे। और वो क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो जो मधुर हवा चल रही थी उसमें वो फड़फड़ा रहे थे, झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और कह रहा है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जिस प्रकार से जो तारे सतत रूप से चमकते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं अपने मिल्की वे में, अपने दुग्ध मेखला में, उसी तरह से ये भी फैले हुए थे नेवर एंडिंग लाइन में, जो कि ऐसी लाइन थी इनकी जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं थी। कहाँ? along द मार्जिन ऑफ द बे, बे के किनारे। और कवि को कितना दिखाई पड़ जाता है एक ही झलक में? 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, एक ही झलक में, एक ही नजर में 10,000 डैफोडिल्स इसे दिखाई पड़ जाता है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, है ना। तो चलिए इसके बाद हम आगे का जो स्टांजा है उसको पढ़ते हैं। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव बिसाइड्स देम डांस, जो उनके बगल में जो वेव्स थी, जो झील की जो वेव्स थी, जो तरंगे थी, वे भी डांस कर रही थी। डैफोडिल्स तो डांस कर ही रहे थे, लेकिन बगल में जो तरंगे थी झील की, वो भी नाच रही थी, झूम रही थी। बट लेकिन दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तरंगे जो थी झील की वो भी नाच रही थी, डैफोडिल्स भी नाच रहे थे, लेकिन बढ़िया आनंद से पूर्ण डांस किसका था? कौन सबसे अच्छा डांस कर रहे थे? तो कह रहा है कि बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आनंद का जहां तक सवाल है, अगर देखा जाए कि ज्यादा आनंदमय डांस किसका था, तो ज्यादा आनंदमय, ज्यादा प्लेजर वाला आनंद जो था, डांस जो था, वो डैफोडिल्स के थे। डैफोडिल्स ऐसे झूम रहे थे, इतने मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे इतने आनंद में कि वो जो तरंगों को भी वो मात दे रहे थे, तरंगों को भी पछाड़ दे रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। और कभी कभी इस तरह का जो दृश्य है उसको देख करके प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकता है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कवि जो है इस तरह के दृश्य, और वो भी कैसा कवि? जिसको प्रकृति में ही सबसे ज्यादा आनंद दिखाई पड़ता हो, जिसके लिए प्रकृति फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हो, वह कभी बिना आनंदित हुए रह कैसे सकता है? इन सच अ जोकंड कंपनी, इस तरह के जोकंड कंपनी में, इस तरह के आनंद से भरे हुए संग में, साथ में, वो जो डैफोडिल्स के साथ में है कवि, तो बिना आनंदित हुए वो कैसे रह सकता है? यानी कवि बहुत आनंदित हुआ इन दृश्यों को देख करके, उन डैफोडिल्स को झूमते हुए देख करके, तरंगों को देख करके, लहरों को देख करके। आगे कवि लिख रहा है, आई गेज एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज मीन्स होता है किसी चीज को निहारना, ध्यान से निहारना। कवि निहार रहा है, खूब निहार रहा है, मतलब निहारता गया, लेकिन तनिक भी नहीं सोचा, थोड़ा भी दिमाग से नहीं सोचा, केवल दिल से ही वो सहारा लिया, है ना। देखता गया, आंखें जी भर करके देखा, और कह रहे कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। वो जो शो है, वो जो दृश्य है,
डैफोडिल्स का झूमना, आनंदित होना, वो जो दृश्य है वह बहुत बड़ा, माने उसको क्या कवि कह रहा है कि बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। वह जो दृश्य था, न जाने कौन सा धन, न जाने कौन सा दौलत वो ला करके दे दिया था कवि को। उस दृश्य से एक अलौकिक धन, अलौकिक संपत्ति प्राप्त हो गया था कवि को। ऐसा फील हो रहा है कवि को। आगे जो लास्ट स्टांजा है, फॉर ऑफ अक्सर, फॉर ऑफ मीन्स अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, खाली किस मूड में, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। ऐसे जब इस तरह की स्थिति, जबकि बहुत मैं उदास रहता हूँ या फिर मन बिल्कुल खाली खाली सा रहता है, तो उस खाली समय में वो पेंसिव मूड के स्थिति में दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो जो डैफोडिल्स हैं वो मेरे इनवर्ड आई पर, मेरे अंदर की जो आंखें, मेरे दिल की जो आंखें, हृदय की जो आंखें हैं, उस पर वो फ्लैश अपॉन, वे चमक जाती हैं। मतलब वो जो दृश्य है वो मुझे फिर दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ कभी नेचर का जो ब्यूटी है वो टेम्पोररी ब्यूटी नहीं बता रहा है। ध्यान दीजिए, यह जो लास्ट कंक्लूडिंग स्टांजा जो है, यह बता रहा है कि प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो क्षणिक नहीं होती है। यद्यपि वो कभी चला गया देख करके, लेकिन जब भी वो अक्सर खाली समय में रहता है, वैकेंट मूड में रहता है या फिर पेंसिव मूड में रहता है, निराश उदास क्षण में रहता है, तो वो जो डैफोडिल्स वो फिर उसके मन की आंखों पर दिखाई पड़ने लगते हैं। और विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, और वही तो सोलिट्यूड का ब्लिस है, वही तो आनंद है। और तब क्या होता है, जब कभी उदास रहता है और जब वो डैफोडिल्स तुरंत दिखाई पड़ने लगते हैं, वो जो दृश्य दिखाई पड़ने लगता है, और तब एंड देन, और तब माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब क्या होता है, मेरा जो हार्ट है वो आनंद से भर जाता है। एंड डांसेज विथ द डैफोडिल्स, और क्या करने लगता है, एंड डांसेज विथ द डैफोडिल्स, और मेरा दिल फिर उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है, नृत्य करने लगता है, आनंदित हो जाता है। तो यहाँ ये जो लास्ट जो स्टांजा है उसमें कवि ये बता रहा है कि वो जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, वो टेम्पोररी सुंदरता नहीं है। वो जब जब वो दृश्य याद आता है डैफोडिल्स का, वो तब तब उसे आनंदित कर देता है। तो इस प्रकार से यह कविता हम लोग पढ़े। यह कविता का अगर स्ट्रक्चर की बात हम करें तो यह क्या कहते हैं, 4 स्टांजा में है। और 4 स्टांजा कितने कितने लाइन का है, 6। प्रत्येक जो स्टांजा है वो 6-6 लाइन का है। और राइम स्कीम की अगर बात किया जाए तो ऐसे तो पहला 2 स्टांजा बीत चुका है, लेकिन सेम वही इधर भी फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ दे है, यहाँ गे है, ए, यहाँ देखिए ग्ली है, यहाँ कंपनी है, तो ये बी हो गया, ए भी बी हो गया। यहाँ देखिए थॉट है, ब्रॉट है, ये भी सी हो गया, ए भी सी हो गया। ए बी सी। प्रत्येक जो अस्टांजा है इस तरह से फॉलो हुआ है, ए बी सी। ठीक ना। इस अस्टांजा को भी अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो हम देखते हैं लाई आई, अगर इसको हम ए करते हैं तो ये भी ए हो जाएगा। ये मूड है, बी करेंगे तो सोलिट्यूड, ये भी बी हो जाएगा। और यहाँ देखिए फिल्स डिल्स, यानी प्लेजर फिल्स डैफोडिल्स, तो ये अगर सी होगा तो ये भी सी हो जाएगा। तो इस तरह का जो राइम स्कीम है, एक रेगुलर राइम स्कीम दिखाता है कि कवि जो है बिल्कुल अच्छे मूड में है। राइम स्कीम से भी पता चलता है कि कवि का मूड कैसा है ना। इरेगुलर राइम स्कीम से अलग तरह का चीज बोध होता है। ठीक है, तो यह कविता जैसा कि हम बताए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। और इसका जो असली टाइटल है वो है आई वांडर लॉनली एज अ क्लाउड है, लेकिन दूसरा नाम है डैफोडिल्स। ठीक है, इस कविता को लेकर के बहुत सारे विद्वान प्रशंसा भी किए हैं,
कुछ विद्वान आलोचना भी किए हैं। प्रशंसा करने वाले विद्वानों में गिनती होती है मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इस कविता के बारे में क्या कहा था? कविता के बारे में कहा था कि वर्ड्सवर्थ कैप्चर्ड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कैप्चर किया? जो नेचर के अंदर जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर मतलब किसी रोग को भर देने की जो क्षमता होती है, किसी रोग को ठीक कर देने की जो क्षमता होती है, उस हीलिंग पावर को कैप्चर किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि कभी जब उदास हो जाता है तो क्या होता है, जो डैफोडिल्स की याद आती है तो फिर वो आनंदित हो जाता है, उन डैफोडिल्स के साथ झूमने लगता है। तो ये नेचर का जो हीलिंग पावर है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस कविता के सबसे बड़े आलोचकों में गिनती होती है टी.एस. इलियट की। उनका कहना था कि बहुत सीरियसनेस नहीं है, उतना गंभीरता से लिखी गई नहीं है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ हो कि कॉलरिज हो, ये लोग तो भाई प्रकृति प्रेमी थे और उस तरह का ये नहीं है, बम्बार्डमेंट नहीं शब्दों का दिखाई पड़ता है, फारफेच्ड क्या कहते हैं, सिमिली मेटाफर नहीं देखने को मिलता है ना। तो अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इससे पहले जो 2 स्टांजा थे उसमें मैं बताया कि कैसे सिमिली का प्रयोग हुआ है, कैसे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है, और वहाँ जो 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, वहाँ आप देख रहे हैं कि हाइपरबोल का भी प्रयोग हुआ है, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इमेजरी का भी प्रयोग हुआ है। आप इस कविता को पढ़ते समय जो पाठक है, लगता है कि अगर आप आंख बंद करें तो लगता है कि वो दृश्य जो है डैफोडिल्स और वो जो बादल, वो जो वेल्स एंड हिल्स जो हैं, वो लगता है जैसे कि वो दिखाई पड़ने लगते हैं और लगता है कि मैंने वो दृश्य बन करके आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो इमेजरी बहुत बढ़िया यूज किया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से बढ़िया लगेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखते हैं, अच्छा लगता है तो थोड़ा इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।